गांधी जी के मोरालिटी या एथिक्स पे क्या विचार है, दो तीन लाइनें हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था, उसको हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि गांधी जी बड़ा सा मोरल फिलोसफर, गांधी जी खुद एक जो थे वो एक मोरल फिलोसफर, दार्शनिक जो थे, वो एक नैतिक दार्शनिक थे। वो राजनीतिक या सामाजिक दार्शनिक तो थे ही, लेकिन सबसे बड़े उनमें जो विशेषता थी वो एक मोरल फिलोसफर थे। इसीलिए वो हर एक चीज को, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सोसाइटी हो, कल्चर हो, सिविलाइजेशन हो, किसी भी चीज हो, सब चीज को वो एथिकल दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, जैसे मार्क्स मटेरियलिस्टिक थे, यानी वो हर चीज को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। हीगल आइडियलिस्टिक थे, यानी हर एक चीज को वो आइडिया की दृष्टि से देखते थे। उसी प्रकार गांधी जी एक सोशल फिलोसफर, सॉरी मोरल फिलोसफर है, जो हर एक सब्जेक्ट को मोरालिटी की दृष्टि से देखते हैं। He treated morality as a guiding star of all human behaviors. गांधी जी का मानना है कि मानव के सभी व्यवहार को रेगुलेट करने वाली एक गाइडिंग स्टार, दिशा देने वाला एक तारा है मोरालिटी। यानी अगर मोरालिटी ना हो तो मनुष्य दिशा विहीन हो जाए, उसे मालूम ही नहीं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें हमेशा ये ध्यान रहता है कि हम किस जगह पर है, हमें वहां कैसा व्यवहार करना है, क्या बोलना है, क्या पहनना है, क्या खाना है। ये तमाम चीजें जो हमें पीछे से गाइड कर रही हैं, वो गाइड करने वाली चीज कौन सी है? वो है हमारा मोरालिटी। तो गांधी जी कहते हैं कि मोरालिटी का स्थान इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भी मोरालिटी का स्थान होना बहुत जरूरी है। एंड बेस्ड अपॉन टीचिंग्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, गांधी जी का ये जो मोरालिटी का सिद्धांत है, ये दुनिया के जितने धर्म हैं उन सभी धर्मों के में जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं से गांधी जी ने अपने मोरालिटी की टीचिंग्स को ग्रहण किया है, और वही टीचिंग्स, वही सिद्धांत हमारे लिए उन्होंने एक सिद्धांत के रूप में दिया है। तो गांधी जी की जो मोरालिटी की टीचिंग्स है, वो किसी एक धर्म पर आधारित न होकर के दुनिया के जितने धर्म हैं उन सभी धर्मों से उन्होंने जो कुछ भी मिला है, उनको जो उनको लगा कि ये मोरल है और ये सभी लोगों के लिए जो है पालन करने योग्य है, उनको गांधी जी ने अडॉप्ट किया और अपने विचारों को उनको स्थान दिया। पॉलिटिक्स शुड बी गाइडेड बाय हाई स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी। गांधी जी पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि बाकी सभी जगह पर मोरालिटी थोड़ा मोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा हाई लेवल की मोरालिटी की जरूरत है। पॉलिटिक्स में मोरालिटी का लेवल सबसे ज्यादा हाई होना चाहिए, एंड नॉट बाय एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंसी मतलब एक लालच, एक लोभ का साधन राजनीति को नहीं बनाना चाहिए। राजनीति में मोरालिटी होना चाहिए, क्योंकि राजनीति का उद्देश्य है मानव सेवा करना, मानव का कल्याण करना, मानव के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को और ज्यादा अपलिफ्ट करना। कुल मिलाकर के जिसका जो उद्देश्य है सेवा करना है, तो सेवा तभी हो सकती है राजनीति के माध्यम से, जब राजनीति में नैतिकता कूट कूट करके भरी हो। क्योंकि जैसे ही उसमें नैतिकता आ जाएगी, तो नैतिकता के आ जाने का मतलब है उसमें ट्रुथ का सिद्धांत आ गया, उसमें नॉन वायलेंस का सिद्धांत आ गया, उसमें और भी बाकी जितने सुंदर सिद्धांत होते हैं। नैतिकता एक ऐसा वंश है जिसमें सभी सुंदर सिद्धांतों का समावेश पाया जाता है। स्टेट एंड सोसाइटी, स्टेट के बारे में तो गांधी जी, जब हमने एनार्किज्म पढ़ा था वहां भी बात किया था, और अभी थोड़ी पिछले वीडियो में भी हमने स्टेट के बारे में थोड़ी थोड़ी बात की है। अब स्टेट और सोसाइटी के बारे में टुगेदरली गांधी जी का क्या विचार है? गांधी जी कहते हैं, वैसे तो गांधी जी ट्रूली अर्थों में स्टेट को मानते ही नहीं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि बिना स्टेट के काम नहीं चल सकता। इसलिए गांधी जी बड़ी मजबूरी में स्टेट को स्वीकार करते हैं, लेकिन स्टेट के रोल को थोड़ा सा लिमिटेड करते हैं। स्टेट इज मींस फॉर पीपल थ्रू व्हिच दे कैन अपलिफ्ट देयर कंडीशंस इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ। गांधी जी का मानना है कि राज्य एक तो होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि हो तो राज्य अपने आप में एक साधन बन के रहे, अपने आप में एक साध्य बन करके नहीं। स्टेट शुड बी अ मींस नॉट एन एंड। ठीक है, किस चीज का साधन होना चाहिए राज्य को? लोगों के सभी प्रकार की जो दशा है, राजनीतिक दशा, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, आध्यात्मिक दशा, इन सभी प्रकार की दशाओं को ऊंचा उठाने का काम जो करती है, उस संस्था को राज्य कहा जाता है। यानी गांधी जी का राज्य शोषण करने वाला राज्य, शक्ति का प्रयोग करने वाला राज्य, व्यक्ति पर अपना हिंसा का प्रयोग करने वाला राज्य, बहुत सारे नियम कानून बनाने वाला राज्य गांधी का नहीं है। ठीक है, आगे गांधी कहते हैं, ठीक है, और इफ नॉट सो, और यदि कोई राज्य ऐसा नहीं कर पाता, कैसा कि वो व्यक्ति के जीवन के लगभग सभी आयाम में उसको अपलिफ्ट कर दे, तभी तो राज्य राज्य है। और अगर राज्य ऐसा नहीं कर पाता, ठीक है, स्टेट बिकेम
नॉट ओनली अननेसेसरी बट एन एविल ऑल्सो। तो राज्य अनावश्यक भी हो जाता है और एक बुराई हो जाती है, और कोई भी सभ्य समाज अनावश्यक चीजों को तो बर्दाश्त कर सकता है लेकिन बुरी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो एक सभ्य होने के नाते गांधी जी भी यही कहते हैं कि अगर राज्य ऐसा करे तो ठीक है, ऐसा ना करे तो राज्य को समाप्त ही कर देना चाहिए। ठीक है, फिर प्रश्न आता है कि राज्य समाप्त हो जाएगा तो शासन कैसे होगा। तो मैंने आपको बताया कि कुछ ऑटोनोमस बॉडीज होंगी, इंटेलेक्चुअल्स लोग होंगे, रैशनल लोग होंगे, जो मिल करके अपने पूरे शासन प्रशासन के नियम कानून तय करेंगे। ये हम सब एनार्किज्म जो थ्योरी है उसमें हमने पढ़ लिया। ठीक है, गांधी जी की नजर में स्टेट और सोसाइटी दो अलग अलग चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टेट अलग चीज है और सोसाइटी अलग चीज है। मार्क्सिज्म भी स्टेट और सोसाइटी को अलग अलग मानता है। ठीक, फासिज्म वाले स्टेट सोसाइटी नेशन सबको एक मानते हैं। तो स्टेट और सोसाइटी अलग अलग चीज है। अब गांधी जी कहते हैं जब स्टेट नहीं होगा, मान लीजिए, तो क्या होगा, सोसाइटी होगी। सोसाइटी में कौन होंगे, कुछ रैशनल लोग होंगे और वो शासन करेंगे। ठीक है, तो जब स्टेट जो सोसाइटी है, सोसाइटी होगी नॉन वायलेंट। गांधी जी का कहना है कि राज्य ही वायलेंस का सबसे बड़ा साधन है। जब राज्य ही नहीं होगा तो स्टेट कैसा हो जाएगा, सोसाइटी कैसी हो जाएगी, नॉन वायलेंट हो जाएगी, स्टेटलेस हो जाएगी, स्टेट है ही नहीं, आइडियलिस्टिक हो जाएगी, आदर्शवादी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये वो काल्पनिक दशा है जब राज्य नहीं होगा। लेकिन जब राज्य होगा तो भी गांधी मानते हैं कि सोसाइटी तो होनी चाहिए और होगी ही, लेकिन वो सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, राज्य हो ना हो, सोसाइटी हमेशा नॉन वायलेंट होना चाहिए और स्टेट लेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्टेट है तो यहां पर स्टेट कैसा होना चाहिए, स्टेट होगा लेकिन उसके फंक्शन लीस्ट टू लीस्ट होंगे और आइडियलिस्टिक तो होगा ही होगा। ठीक है, अब जब ऐसी सोसाइटी होगी तो वहां पर क्या होगा, वेयर एवरीवन मस्ट नो व्हाट दे वांट। ऐसी समाज में हर व्यक्ति को यह मालूम होगा कि उसे क्या चाहिए एंड व्हाट टू डिमांड, और उसे क्या मांगना चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, गांधी जी कहते हैं हर व्यक्ति को यह ज्ञान होगा कि उसे क्या चाहिए। क्या चाहिए का मतलब क्या है, क्योंकि हर आदमी गांधी जी के हिसाब से मोरल है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, तो ऐसे व्यक्ति को ऑब्वियसली ये मालूम है कि उसे क्या चाहिए और उसे समाज से क्या मांगना चाहिए। तो समाज से उसे क्या नहीं मांगना चाहिए, जिस चीज को उत्पन्न करने में उस व्यक्ति का श्रम नहीं लगा है, उस चीज को व्यक्ति समाज से नहीं मांग सकता। तो ऑब्वियसली सी बात है, व्यक्ति पर जिसका श्रम लगा है उसी की डिमांड वह सोसाइटी से कर सकता है, अदरवाइज उसे सोसाइटी से उस चीज की मांग करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, अब जो गांधी जी का स्टेट है, क्योंकि स्टेट होनी मजबूरी है, तो गांधी जी का स्टेट होगा कैसा होगा, लीस्ट लॉ। राज्य ऐसा होगा जो कम से कम नियम बनाए, कम से कम कानून बनाए। ठीक है, लीस्ट रूल, कम से कम शासन करे। थोरू, जिससे गांधी जी काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस सीखा, तो थोरू का एक सिद्धांत है, ठीक है, हेनरी थोरू, उनका सिद्धांत है द बेस्ट गवर्नमेंट इज वन हु रूल्ड लीस्ट। उसी सिद्धांत को गांधी जी यहां पर पालन करते हुए कहते हैं कि अच्छा राज्य वही है जो कम से कम कानून बनाए और कम से कम शासन करे, डिसेंट्रलाइज्ड हो, विकेंद्रीकृत हो, सारा पावर एक जगह सेंटर पे ना हो, सिंपल उसके जो जीवन शैली का सिद्धांत होना चाहिए सिंपलिसिटी। ठीक है, सादा जीवन, उच्च विचार की फीलिंग होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी जो सभ्यता होनी चाहिए वो अर्बन नहीं होनी चाहिए, रूरल सभ्यता होनी चाहिए। गांधी जी ग्राम स्वराज, ग्रामीण सभ्यता के बहुत बड़े हिमायती थे। ठीक है, तो गांधी जी रूरल सिविलाइजेशन को ज्यादा फॉलो करते थे। ठीक है, अब हालांकि हमें इंडिया की आपको ध्यान रखना है कि जो सिविलाइजेशन शुरू हुई, वो सिविलाइजेशन की पहली सिविलाइजेशन है इंडिया की अर्बन सिविलाइजेशन। उसके बाद जो दूसरी सिविलाइजेशन आई भारत में, वैदिक सिविलाइजेशन, वो थी रूरल। तो अगर गांधी जी रूरल सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं, यानी इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि गांधी जी इंडस वैली सिविलाइजेशन से उतने प्रभावित नहीं थे जितने वैदिक सिविलाइजेशन से प्रभावित। ठीक है, एंड आइडियलिस्टिक एवं आदर्शवादी राज्य होना चाहिए। अब ऐसे राज्य में पुलिस और कोर्ट का काम क्या होगा, पुलिस तो होगी, कोर्ट तो होगी, लेकिन उनका काम क्या होगा, रिफॉर्मिस्ट, नॉट प्यूनिटिव। यानी पुलिस और कोर्ट का काम दंडात्मक नहीं होगा, दंड देना नहीं होगा, बल्कि लोगों में जो दुराचार है, जो बुरी आदतें हैं, जो व्यभिचार है, जो भ्रष्टाचार है, उसमें उनको सुधार करने की कोशिश पुलिस और न्यायालय को करनी होगी। आज की पुलिस दंडात्मक ज्यादा है और रिफॉर्मिस्ट कम है, मोर प्यूनिटिव लेस रिफॉर्मिस्ट। गांधी कहते हैं मोर रिफॉर्मिस्ट लीस्ट प्यूनिटिव। ठीक है, मिलिट्री, गांधी जी वैसे तो गांधी जी ये कहते थे
इतने बड़े अहिंसावादी थे गांधी जी की, गांधी जी का मानना था कि किसी देश में कोई सेना नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आत्मरक्षा भी जरूरी है, इसलिए गांधी जी तो मानते थे कि सेना तो होनी चाहिए, लेकिन सेना का काम डिफेंस होना चाहिए, अटैक नहीं। इसलिए भारत में जो मिनिस्ट्री है जो सेना को देखती है उसका नाम हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रखा है। तो आगे मैं आपको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा कि इंडिया में और पूरी दुनिया में गांधी के रिलेवेंस पर चर्चा कीजिए। तो मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं, आप सारे बात को समझते चलिए, ठीक है। गांधी जी के बहुत सारे सिद्धांत हमने फंडामेंटल राइट में शामिल किए हैं, डीपीएसपी में शामिल किए हैं, अपने यहाँ प्रशासन में, शासन में, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन किया, पंचायती राज किया, ठीक है, और सेना का नाम हमने क्या रखा है अपना, अपनी मिलिट्री जो मिनिस्ट्री है, सेंट्रल मिनिस्ट्री, उसका नाम हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये सारी रिलेवेंसी गांधी जी, ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो केवल पढ़ना नहीं है, समझते जाना कि गांधी इंडिया में कहां-कहां रिलेवेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां-कहां रिलेवेंट है, इंडियन गवर्नेंस में कहां-कहां रिलेवेंट है, इंडियन सोसाइटी में, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। अगर आप सारी बात को समझ गए और इंडियन पॉलिटी अगर आपने ढंग से पढ़ी है, ठीक है, तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलिट्री कैसी होनी चाहिए, डिफेंस वाली होनी चाहिए, अटैक वाली नहीं। और इसी अनुसार भारत की अपनी डिफेंस पॉलिसी भी है। क्या भारत दुनिया में, हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, वो क्या है, भारत दुनिया में किसी भी देश पर पहला न्यूक्लियर हथियार से हमला नहीं करेगा। हम न्यूक्लियर वेपन का उपयोग युद्ध में तभी करेंगे जब सामने वाले शत्रु देश ने उसकी शुरुआत कर दी होगी। तो यहां पर भी गांधी जी के सिद्धांत की रिलेवेंसी आपको दिखाई देगी। जेल, गांधी जी के हिसाब से जेल होना चाहिए सुधारागृह, यानी जहां पर रिफॉर्मिस्ट नेचर का होना चाहिए जेल। जेल में लोगों को दंड नहीं देना, वहां उनका जो पतन हो चुका है, आध्यात्मिक पतन हो चुका है, उनकी आत्मा को फिर से जगाना, उनकी आत्मा में परिवर्तन करना, हृदय परिवर्तन करना, ठीक है, ताकि वो अपराधी से एक बार फिर से एक सभ्य समाज के अंग बन सके। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने गांधी जी का एक सिद्धांत पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि अपराध से घृणा कीजिए, अपराधी से नहीं, पाप से घृणा कीजिए, पापी से नहीं। उसी प्रकार जेल में जितने लोग हैं वो सब अपराधी हैं, तो उस अपराधी से घृणा नहीं करनी है, उसके अंदर जो अपराध है तो जेलों में बंद करके हम उनके हृदय में परिवर्तन लाएं और उनको सुधारें और फिर समाज में उनको छोड़ दें, ठीक है। तो ये गांधी जी के स्टेट ऑफ सोसाइटी को लेकर के, ठीक। गवर्नमेंट, राज्य तो होगा, और जब राज्य होगा तो सरकार भी होगी। अब गांधी जी कहते हैं सरकार कैसी होगी, सरकार होगी डेमोक्रेटिक, वहां पर डेमोक्रेसी होगा। लेकिन गांधी जी की डेमोक्रेसी कोई दूसरी है। हम लोग आगे डेमोक्रेसी का सिद्धांत गांधी जी का पढ़ेंगे। अभी एक लाइन में मैं बता दूं, गांधी जी की डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ मेजॉरिटी विद कंसेंट ऑफ माइनॉरिटी। वैसे तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ मेजॉरिटी, लेकिन गांधी जी ने उसमें एक और बात जोड़ दिया, विद कंसेंट ऑफ माइनॉरिटी, यानी बहुमत का शासन तो होगा, 51% लोग की मर्जी से शासन होगा, लेकिन 49% लोगों की मर्जी को भी जानना जरूरी होगा, तभी लोकतंत्र सही अर्थों में लोकतंत्र होगा, ठीक है। चलिए अगला विचार हम देखते हैं गांधी जी का स्वतंत्रता, फ्रीडम पर गांधी जी का क्या विचार है। ठीक है, फ्रीडम या लिबर्टी। हालांकि फ्रीडम लिबर्टी में टेक्निकली अंतर है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां पर हम लोग इंटरचेंजेबली उसको यूज करेंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि सबसे पहले जो आजादी मनुष्य को चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रीडम है वो है एथिकल फ्रीडम। सबसे पहले व्यक्ति को नैतिक रूप से आजाद होना चाहिए, उसके बाद राजनीतिक आजादी, उसके बाद आर्थिक आजादी और उसके बाद सांस्कृतिक आजादी। एथिकल फ्रीडम फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल, देन इकोनॉमिक एंड देन कल्चर। अब गांधी जी की हम शुरुआत करते हैं। गांधी जी ये कहते हैं कि अगर ये चारों प्रकार की आजादी जब मिल जाए तब हम कहेंगे कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो गई, एक व्यक्ति को भी और एक समाज को भी। तो गांधी जी की आजादी दो अलग अलग टर्म में समझेंगे, व्यक्ति के लिए आजादी और समाज के लिए आजादी, ठीक है। लेकिन दो अलग अलग लोगों को आजादी चाहिए, लेकिन गांधी जी ये कहते हैं कि दोनों के लिए आजादी का एक ही मतलब है। मतलब क्या है, चाहे व्यक्ति हो या देश हो, पहले उनको एथिकल आजादी मिलनी चाहिए, बाद में पॉलिटिकल, बाद में इकोनॉमिक और बाद में कल्चर। और जब ये चारों आजादी मिल जाएंगी तो हम व्यक्ति को बोलेंगे इसको भी पूर्ण स्वराज मिल गया, और हम देश को बोलेंगे इसको भी पूर्ण स्वराज मिल गया, ठीक है। अब एथिकल फ्रीडम का मतलब क्या है? एथिकल फ्रीडम का मतलब है पहले व्यक्ति को अपने अंदर से मुक्त होना पड़ेगा, उसके अंदर जो दुर्गुण भरे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, गुलामी की आदत, दूसरे की संस्कृति को पालन करने की आदत, ठीक है, अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग ना करने की आदत, ये सारी नेगेटिविटीज को सबसे पहले हमें अपने बाहर निकालना पड़ेगा। और जब हम उसको निकालने में सफल हो जाएंगे, हमारा सोल प्यूरिफाई हो जाएगा, तब हमें एथिकल फ्रीडम मिलेगा। हम अपने अंदर के बंधनों को तोड़ दें, तभी हमें सबसे पहले जो आजादी मिलेगी एथिकल फ्रीडम। क्योंकि गांधी जी कहते हैं
कि अंग्रेज अगर हमें आजाद करके चले भी गए तो वो ज्यादा से ज्यादा हमें क्या देंगे, पॉलिटिकल आजादी देंगे ना। लेकिन केवल पॉलिटिकल आजादी पूर्ण स्वराज नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो पॉलिटिकल आजादी अगर आपको दे भी दिया जाए तो आप तो अंदर से गुलाम हो, कोई मतलब का नहीं। आपकी अर्थव्यवस्था किसी और की गुलाम है, आपकी संस्कृति किसी और की गुलाम है। तो गांधी जी के लिए आजादी का मतलब बहुत वाइडर है, जिसमें सबसे पहली आजादी है अंदर की आजादी। ठीक है, फ्रीडम, एथिकल फ्रीडम। और जब एथिकल फ्रीडम मिल जाए तब हमें संघर्ष करना है पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए। इसलिए गांधी जी ने जब पूर्ण स्वराज की बात की, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज की बात करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। इसके पहले दादा भाई नौरोजी, इसके पहले आर्य समाज, और इसके पहले गांधी जी ने स्वराज की संकल्पना कहां से लिया है? छांदोग्य उपनिषद से। छांदोग्य उपनिषद में स्वराज शब्द का उपयोग आया है, गांधी जी ने वहीं से प्रेरणा लिया है। छांदोग्य उपनिषद में स्वराज का मतलब है अंदर से आजादी, बाहर से आजादी नहीं, क्योंकि जो अंदर से आजाद है उसको बाहर से कोई आजाद कर ही नहीं सकता। जैसे गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, नो वन कैन इंसल्ट मी विदाउट माय परमिशन। मेरी मर्जी के बिना कोई मेरा अपमान कर ही नहीं सकता। ठीक है, उसी प्रकार मेरी मर्जी के बिना कोई मुझे गुलाम बना ही नहीं सकता, मेरी मर्जी के बिना कोई मुझ पर शासन कर ही नहीं सकता। लेकिन कब? जब मैं एथिकली फ्री हूं। तो सबसे पहले एथिकल फ्री होना। तो राष्ट्रीय आंदोलन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की बात कई बार कही। बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं लेके रहूंगा। तो स्वराज की बात करने वाले कई थे, लेकिन गांधी का स्वराज अलग कैसे था? क्योंकि सभी इसके पहले बात करते थे कि हमें पॉलिटिकल आजादी दे दो, माने हमें स्वराज मिल गया। लेकिन गांधी का मतलब है स्वराज का मतलब एक व्यक्ति खुद के ऊपर, एक व्यक्ति के खुद का शासन, when you are not ruled by anyone else। इसलिए गांधी जी राज्य को बुरा मानते हैं, क्योंकि राज्य होगा तो वो नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, और व्यक्ति को उन नियम कानूनों को मानना पड़ेगा। और जो व्यक्ति किसी दूसरे के नियम कानून को मानता है, फिर वो स्वयं के राज में कैसे है? स्वराज, खुद में वो फ्रीडम होना चाहिए। तो गांधी जी की बात यह है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज को नया शब्द दिया, नया परिभाषा दिया। और गांधी जी ने कहा कि पॉलिटिकल स्वतंत्रता हमें बाद में चाहिए, पहले हमें एथिकल आजादी चाहिए। इसलिए कांग्रेस के सारे लोगों को उन्होंने रचनात्मक कार्यों में लगाया। रचनात्मक कार्य क्या है? कांग्रेस के वर्किंग मैन, कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, वो पूरे गांव देहात में घूमते थे, गली गली में सफाई करते थे, शौचालयों की सफाई करते थे, गरीब लोगों के साथ रहते थे, उनके यहाँ भोजन करते थे, अनटचेबिलिटी को दूर करने का प्रयास करते थे। गांधी जी कहते थे तुम ये सब करोगे ना, तब तुम्हारे अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब खत्म होगा, तुम्हारे अंदर का ईगो खत्म होगा, तुम्हारा सोल प्यूरिफाई होगा, और पहले तुम्हें एथिकल आजादी मिलेगी। और जब एथिकल आजादी मिलेगी तो फिर पॉलिटिकल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, एक झटके में मिल जाएगी। ठीक, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय कहा था 1921 में कि मैं 1 साल के अंदर आपको स्वराज दे दूंगा। तो गांधी जी ने यहाँ जो स्वराज कहा था वो पॉलिटिकल आजादी वाली बात नहीं कही थी, उन्होंने कही थी कि मैं तुम्हारे आत्मा को पवित्र करूंगा, और पहले आत्मा को पवित्र करो फिर पॉलिटिकल आजादी प्राप्त करो। ठीक है, तो पहले एथिकल आजादी प्राप्त करनी, बाद में पॉलिटिकल। पॉलिटिकल आजादी का मतलब क्या है? कोई हमारे ऊपर कोई गुलाम ना हो, हम अपने, मतलब हमारे ऊपर हमारे लोगों का शासन हो, भारत के ऊपर भारतीय लोगों का शासन हो। अभी क्या था? भारत के ऊपर अंग्रेज लोगों का शासन था। जब ये खत्म हो जाएगा तो उसको बोलेंगे पॉलिटिकल आजादी। और जब पॉलिटिकल आजादी मिल जाएगी उसके बाद इकोनॉमिक आजादी। इकोनॉमिक आजादी माने हम अपने लाइवलीहुड के लिए फ्री रहे, हमारा कोई शोषण ना करे, हमें अपने सुविधानुसार लाइवलीहुड चुनने का अधिकार हो, ये तमाम। और उसके बाद कल्चरल आजादी। कल्चरल माने हमारे दैनिक जीवन में खान पान, रहन सहन में किसी दूसरी संस्कृति का हस्तक्षेप ना हो, हमारी अपनी ओरिजिनल संस्कृति होनी चाहिए, हमारे अपने विचारों से, हमारी अपनी आवश्यकता अनुसार उस संस्कृति का जन्म हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये चारों चीज मिल जाए उसको बोलते हैं पूर्ण स्वराज। तो यह है गांधी जी की फ्रीडम की बड़ी गंभीर व्याख्या। ठीक है, अब गांधी जी ने जो फ्रीडम की व्याख्या की है, तो टी.एच. ग्रीन, ठीक है, एक जर्मन फिलोसोफर थे टी.एच. ग्रीन, उन्होंने भी इसी प्रकार की कुछ बात की है। तो कहां-कहां गांधी और टी.एच. ग्रीन समान है और कहां-कहां एक दूसरे से डिफर करते हैं, देखिए। कॉन्सेप्ट यहां टी.एच. ग्रीन और यहां गांधी। फ्रीडम, टी.एच. ग्रीन के हिसाब से आत्मा की आजादी ही सबसे बड़ी आजादी है। यानी अगर आपकी आत्मा ही बंधन में, काम, क्रोध, लोभ के बंधन में फंसा पड़ा है, तो आप बाहरी कितना भी आजाद रहो, वो आजादी सही नहीं है। और ठीक वैसा ही गांधी भी मानते हैं। तो फ्रीडम की मीनिंग में दोनों गांधी और टी.एच. ग्रीन एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। लेकिन हाउ, ये आजादी मिलेगी कैसे, इसको लेकर के टी.एच. ग्रीन और गांधी दोनों में थोड़ा सा अंतर है। टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि अगर हमको
आजादी चाहिए, जो आत्मा की आजादी है, उसके लिए सबसे पहले व्यक्ति को राइट चाहिए। और जब व्यक्ति को राइट मिल जाएगा, ये राइट देगा उसको कौन? तो स्टेट देगा। तो टी.एच. दिन कहते हैं आजादी चाहिए, लेकिन आजादी के पहले हमें अधिकार चाहिए, और अधिकार हमें देगा राज्य। ठीक है, गांधी कहते हैं राज्य नहीं होगा, ठीक है ना, हमें अधिकार चाहिए, सेल्फ कंट्रोल, अपने आत्मनियंत्रण के द्वारा ही हमें सच्ची आजादी यानी एथिकल आजादी यानी आत्मा की आजादी मिल सकती है, किसी दूसरे की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ठीक है। अब यहां हम देखते हैं कि समाज में समाज का कार्य क्या है और व्यक्ति का कार्य क्या है। जिस प्रकार व्यक्ति का कार्य अपनी आत्मा का विकास करना है, क्योंकि व्यक्ति के लिए सच्ची स्वतंत्रता का मतलब क्या है? जब व्यक्ति अपनी आत्मा का विकास करेगा, मैन डेवलपमेंट ऑफ सोल, जब व्यक्ति अपनी आत्मा का डेवलपमेंट कर लेगा तभी उसके लिए सच्ची आजादी है। उसी प्रकार जब समाज अपने समाज में रहने वाले सारे लोगों का डेवलपमेंट कर देगा, एथिकल डेवलपमेंट कर देगा, तभी समाज सही अर्थों में एथिकल फ्री होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो जो काम व्यक्ति का है वही काम समाज का है। व्यक्ति अपनी आत्मा को स्वतंत्र करता है और समाज व्यक्ति को स्वतंत्र करता है। इज इट क्लियर? तो ये कुछ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है। व्यूज ऑन मैन, व्यक्ति के बारे में, ह्यूमन के बारे में गांधी जी का क्या विचार है? गांधी जी कहते हैं मैन इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल। गांधी कहते हैं मनुष्य जानवर से भिन्न होता है, कई अर्थों में भिन्न होता है। कैसे? देखते हैं हाउ। तो मैन के बारे में लिखा हुआ है मैन इज कॉन्शियसनेस, मनुष्य में चेतना होती है। ठीक है, चेतना माने मैं आपको सुई चुभाऊंगा आपको दर्द, ठीक है, आप समोसा की खुशबू देखो और आपको भूख लग जाए, ये सारी फीलिंग्स को कहते हैं चेतना। आपके अंदर चेतना है, आप अच्छा बुरा सबके बारे में जानते हैं। मनुष्य में चेतना है, जानवर में वो चेतना नहीं है। सुपीरियर, मनुष्य सुपीरियर है जानवर से। क्यों सुपीरियर है? क्योंकि उसके पास बुद्धि है, उसके पास भावना है, उसके पास कर्म करने की शक्ति है। ठीक है, और जो जानवर है वो जानवर केवल एक चीज जानता है, एपेटाइट। ठीक है, यानी भूख, खाना, पेट भर के खाना, यही जानवर का काम है। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। न उसमें कर्म करने की शक्ति है, न उसमें चिंतन करने की शक्ति है, न उसमें विवेक है। ठीक है, ना वो अपने भाग्य को, अपनी परिस्थिति को बदलने की उसमें ताकत है। लेकिन मनुष्य में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इसलिए गांधी जी कहते हैं मनुष्य सुपीरियर है एनिमल से। और अगर हम इन्हीं सब गुणों को छोड़ दें और बस खाते पीते बस रह जाएं, तो समझ लीजिए गांधी जी के हिसाब से हम भी जानवर हो गए, दो पैरों वाले जानवर हो जाएंगे हम। हायर पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन में हमारे जो उद्देश्य है मनुष्य के, वो हायर पर्पज होते हैं लाइफ के, छोटे छोटे पर्पज नहीं। खाना, पहनना, ओढ़ना, मोबाइल, व्हाट्सएप, वाईफाई, अगर ये बहुत छोटे उद्देश्य है जीवन में, अगर ये उद्देश्य हमारे जीवन में है तो गांधी जी कहते हैं तुम जानवर ही हो। ठीक है, मनुष्य वही है जिसके जीवन में हायर पर्पजेस हो। हायर पर्पज क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना, सत्य को जानना, डेप्राइव्ड लोगों की सेवा करना, ये बड़े लक्ष्य है जीवन में। ठीक है, चलिए मीन्स ऑफ सोसाइटी, मनुष्य जो है वह समाज का एक साधन है, जानवर नहीं है समाज का साधन। क्योंकि समाज को आगे सिविलाइज्ड, प्रॉस्पेरस कौन बनाएगा? मनुष्य ही बनाएगा। तो समाज का एक साधन है मनुष्य, जबकि जानवर साधन नहीं है। ठीक है, हाँ जानवर और भी कई चीजों के लिए साधन हो सकता है। ठीक है, कैन फॉलो ट्रुथ एंड अहिंसा, मनुष्य जानवर से इस अर्थ में भिन्न है कि मनुष्य हिंसा, अहिंसा और सत्य का पालन कर सकता है, जानवर तो नहीं। ठीक है, चाहे लाख सिखा दो। इनलाइटेंड सोल, गांधी कहते हैं कि जो जानवर है उस जानवर के अंदर एक स्लीपिंग सोल होता है, निद्रामयी आत्मा, जिस आत्मा को उठाया ही नहीं जा सकता। लेकिन हमारी जो आत्मा है वो जागृत अवस्था में रहती है। ये अलग बात है कि कभी उसको झपकी आ जाती है, लेकिन हम उसको ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम उसकी जो झपकी वाली आत्मा है उसको फिर से जागृत कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड मैन इन गांधीयन फिलॉसफी। व्यूज ऑन सिविलाइजेशन, सभ्यता पर गांधी जी का क्या विचार है? अ ट्रू सिविलाइजेशन मींस, गांधी जी के हिसाब से एक सच्ची सभ्यता वही है जिसमें मिनिमाइजेशन ऑफ वांट्स, नीड और वांट्स में क्या अंतर है ये मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था। अभी एक लाइन में मैं बता देता हूं। नीड का मतलब होता है जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, उसको हम कहते हैं कि नीड। और उससे ऊपर की जो चीज है, यानी आवश्यकता से ज्यादा यदि कोई चीज है तो उसको कहते हैं वांट्स। ठीक है, तो मिनिमाइजेशन ऑफ वांट्स, जो आवश्यकता से अधिक हमारी चीजें हैं उनको कम से कम में लाए। जैसे गर्मी है तो एसी की जगह कूलर लाए, कूलर की जगह पंखा लाए, पंखा की जगह छोटा पंखा लाए, छोटे पंखे की जगह हाथ का पंखा लाए। जो मिनिमम से मिनिमम हमारी वांट्स को कर दे,
ऐसी सभ्यता ही श्रेष्ठ सभ्यता मानी जाती है गांधी जी की नजर में, बल्कि वो नहीं जो मटेरियलिस्टिक हो। जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन मटेरियलिस्टिक है, वो हमारी बॉन्ड्स को और ज्यादा विस्तार देता है, उसको सीमित नहीं करता। दूसरा, कंट्रोल ऑफ वायलेंट पावर बाय मोरल पावर। गांधी जी कहते हैं सच्ची सभ्यता वही है जिसमें जो हिंसक शक्ति है उसकी जगह पर मोरल शक्ति काम करना चाहिए। टीचर्स पीपल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। गांधी जी कहते हैं सच्ची सभ्यता वही है जो अधिकार के बारे में नहीं, मनुष्य को यह सिखाता है कि तुम्हारे कर्तव्य क्या है। और कोई भी सुंदर सभ्यता ये कब सिखा पाएगी, जब वह सभ्यता खुद जानती हो कि कर्तव्य क्या है, तब ऐसी सभ्यता मनुष्य को सिखाएगी कि कर्तव्य क्या है। पहले कर्तव्य करो, अधिकार तो अपने आप आ ही जाएगा। अच्छे से यूपीएससी की तैयारी करो, यूपीएससी तो निकल ही जाएगा, ठीक है ना। अब तुम कहोगे नहीं पहले मुझे कलेक्टर बना दो, बाद में मैं अपना कर्तव्य, हमारा कर्तव्य अभी है पढ़ाई करना, पढ़ाई करने के बाद हम कलेक्टर बनेंगे, और जब कलेक्टर बनेंगे तब हमको कलेक्टर के सारे अधिकार बिना मांगे मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं अधिकार दिए नहीं जाते, पाए जाते, ठीक है ना। ऐसे कई थ्योरीज मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। इरेडिकेशन ऑफ सोशल एविल्स। अच्छी सभ्यता वही है जो समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करती है। समाज में कैसी बुराइयां फैली हुई है, ऊंच नीच का भेदभाव फैला हुआ है, अनटचेबिलिटी फैली हुई है, प्रोस्टिट्यूशन फैला हुआ है, ऐसे तमाम प्रकार की समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को जो दूर कर दे, वही सभ्यता महान है, वही सभ्यता बेस्ट है। राम राज्य, ऐसी सभ्यता जहां राम राज्य की स्थापना। राम राज्य का मतलब क्या है? एक ऐसी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था राज्य के भीतर जहां चोरी न होती हो, जहां कोई किसी का हक न मारता हो, जहां अन्याय न होता हो, ठीक है, जहां ऊंच नीच में भेदभाव न किया जाता हो, जहां शासक वर्ग सबरी जैसे कि झूठे बेर खा लेता हो, तो जात पात ऊंच नीच संप्रदाय कोई भेदभाव न हो, इसको राम राज्य कहते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि राम वास्तव में जब अवतार लेके आएंगे और फिर से अपना राज्य संभालेंगे पूरे भारत में, तब राम, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो राम राज्य का मतलब है स्वराज, और स्वराज का मतलब मैं यहां बता दिया हूं, ठीक है, पूर्ण स्वराज। सर्वोदय, सर्वोदय माने सबका उदय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ठीक है। केवल अहम ब्रह्मस्मि का फीलिंग नहीं होना चाहिए कि बस मैं ही ब्रह्म हूं और मैं ही आगे बढ़ूंगा बाकी सब रुक जाएंगे, ऐसा नहीं। ट्रस्टीशिप, न्यासिता का सिद्धांत होना चाहिए राम राज्य में। न्यासिता का सिद्धांत हम आगे समझेंगे डिटेल से। चरखा, चरखा यहां पर सेल्फ रिलायंस का प्रतीक है, यानी हर आदमी आत्मनिर्भर होगा, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन इत्यादि, ये कुछ महत्वपूर्ण राम राज्य के क्वालिटी है। तो जिस सिविलाइजेशन में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, गांधी जी उन्हीं को कहते हैं बेस्ट सिविलाइजेशन, ठीक है, मॉडर्निटी। आधुनिकता के बारे में गांधी जी का क्या विचार है? पहले हम समझते हैं आधुनिकता है क्या। प्रोडक्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन यूरोप। आधुनिकता क्या है? यूरोप में जो कई सामाजिक आंदोलन चले थे, उन आंदोलनों का परिणाम है आधुनिकता। कौन कौन से आंदोलन? जैसे रेनेसां, पुनर्जागरण, इनलाइटनमेंट, प्रबोधन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आईआर एक्सेट्रा। इन सारे आंदोलनों के परिणाम स्वरूप यूरोप में आधुनिकता आई, जिसके लक्षण क्या थे? विद एट्रीब्यूट्स, जिसके लक्षण थे रैशनलिज्म, तार्किकता, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, मटेरियलिज्म, भौतिकवाद, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद आदि, ये कुछ उसके प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अब गांधी जी इस प्रकार की मॉडर्निटी को, जिसमें सेकुलरिज्म है, जिसमें रैशनलिज्म है, जिसमें मटेरियलिज्म है, जिसमें इंडिविजुअलिज्म है, जिसमें कैपिटलिज्म है, जिसमें एक्सप्लॉइटेशन है, गांधी जी इस प्रकार की सभ्यता को, क्योंकि इसका जन्म पश्चिम में हुआ, इसलिए मॉडर्निटी को कुछ लोग पश्चिमी सभ्यता कह देते हैं। कभी कभी ये दोनों ठीक भी है, लेकिन कभी कभी ये गलत भी है, क्योंकि पश्चिम सभ्यता में बहुत कुछ चीजें अच्छी भी है, ठीक है। तो पश्चिमी सभ्यता कह दो यहाँ पर, या उसको आधुनिकता कह दो, दोनों यहाँ पर हम सेम लेंगे। तो गांधी जी पश्चिमी सभ्यता या मॉडर्निटी का विरोध करते हैं, और गांधी जी पहले व्यक्ति हैं ऐसा करने वाले। रूसो ने भी जो मॉडर्निटी है उसको प्रकृति का विनाश करने वाला कहा है, और इसलिए उन्होंने नारा दिया था बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो, क्योंकि ये आधुनिकता एक दिन प्रकृति को नाश कर देगी। इसी प्रकार एडवर्ड कारपेंटर, गांधी जी काफी प्रभावित थे इनसे, उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है मॉडर्न मेडिसिन को। एडवर्ड कारपेंटर ने कहा कि खाना पचाने का दो तरीका है। पहला तरीका तो ये, खाना खाओ, टहलो, कठोर परिश्रम करो, अपने हाथ से अपना काम करो, खाना अपने आप पच जाए। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन क्या कहता है? खाओ और सो जाओ, पचाने की जिम्मेदारी हमारी मेडिसिन ले लेती है, ठीक है। तो ऐसी लोग बन गया, और तमाम प्रकार के इनो आ गए, खाओ, ठीक है। तो ये जो एडवर्ड कारपेंटर ये कहते हैं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने क्या किया? मनुष्य को कामचोर और आलसी बनाया। पहले हमारी मजबूरी थी कि खाना खाने के बाद हम कुछ ना कुछ काम करते थे, तो हमारे अंदर श्रम करने की एक फीलिंग होती थी, श्रम करने का एक भाव होता था, ठीक है। लेकिन जब से मॉडर्न
ये आया है मेडिसिन, हम श्रम करने से बचने लगे। ठीक है, अब बस खाए जा रहे हैं और दवाई खा खा के उस खाना को पचाए जा रहे हैं, श्रम करने की आदत छूट गई, आदमी निकम्मा हो गया, आदमी की नजर में श्रम की डिग्निटी और वैल्यू कम हो गई, ऐसा एडवर्ड कारपेंटर कहते हैं। और वो कहते हैं कि इस पूरी सिस्टम का जो श्रेय है वो आधुनिकता को जाता है, इसलिए वो आधुनिकता के बहुत बड़े क्रिटिक थे एडवर्ड कारपेंटर, और यहीं से गांधी जी को भी शिक्षा मिलती है। ठीक है, चलिए अब गांधी जी आधुनिकता की बुराई क्यों करते हैं? पहला कारण है उसका डिकोटोमी बिटवीन एंड्स एंड मीन्स। गांधी जी की फिलॉसफी में एंड और मीन्स दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन में पता नहीं एंड्स क्या है मीन्स क्या है। कभी कभी कोई लोग एंड्स को ही ज्यादा महत्व देते हैं, कभी कभी कोई लोग मीन्स को ही ज्यादा महत्व देते हैं, तो ये डिकोटोमी है, दुविधा है। सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स एंड रिलीजन। गांधी जी कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कमी ये भी है कि वो पॉलिटिक्स और रिलीजन को एक दूसरे से सेपरेट मानते हैं, क्योंकि गांधी की फिलॉसफी क्या है? पॉलिटिक्स और रिलीजन, इन दोनों में जो है सेपरेशन हो ही नहीं सकता, और इसके बारे में डिटेल में आपको पहले बता दूं। तीसरी बात है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसमें एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म है, अत्यधिक व्यक्तिवाद पर बल दिया गया, व्यक्ति केंद्र में है, बाकी सारी चीजें उसकी पेरिफेरी में है, और लिबरलिज्म में मैंने आपको इसको पढ़ा दिया है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यूटिलिटेरियनिज्म, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, बेंथम का उपयोगितावाद तो हमने पढ़ ही लिया है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ठीक है, सुख चाहे जुआ खेलने से मिले चाहे साहित्य पढ़ने से मिले, बेंथम कहते हैं दोनों सुख बराबर है और राज्य का काम है व्यक्ति के सुख को बढ़ाना। ऐसे तमाम उठपटांग बातें यूटिलिटेरियनिज्म में किया गया है, जिसका गांधी जी खंडन करते हैं, इसलिए वो कहते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी को मैं नहीं मानता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मैं नहीं मानता। गांधी जी कहते हैं सर्वाधिक व्यक्तियों का सर्वाधिक सुख नहीं, सब व्यक्तियों का सर्वांगीण सुख। ठीक है, ऐसी कई फिलॉसफी। कंज्यूमरिज्म, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उपभोक्तावाद को बल देता है। ठीक है, बस खाए जाओ, चीजों को उपयोग हद से ज्यादा उपयोग करे जाओ। अब जब हम हद से ज्यादा चीजों को उपयोग करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज का जो है वो क्षरण होता है, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है, और जब नेचुरल रिसोर्स हम हद से ज्यादा जो है उपयोग करेंगे तो उससे एनवायरमेंटल इश्यूज और आज का जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज है, ये तमाम सब ये हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ही देन है। गांधी जी के सिद्धांत को मान लें तो सभी समस्याओं का हल निकल आए, लेकिन हम एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल है जिसमें दौड़ सब रहे हैं, किसको कहां पहुंचना है मालूम ही नहीं। ठीक है, अपना बुद्धि विवेक सब हमने गिरवी रख दिया, बेच दिया, और उसके बाद जो हमारे साथ बुरा हो रहा है उसके लिए हम फिर क्या करते हैं? दूसरे को धोखा देते, दूसरे पर दोष मढ़ देते हैं। वर्तमान में कोरोना भी फैला है तो कहीं ना कहीं वो हमारी इसी अत्यधिक पूंजीवाद की प्रवृत्ति, अत्यधिक मटेरियलिज्म, अत्यधिक कंज्यूमरिज्म की प्रवृत्ति के कारण अगर चीन ने फैलाया तो चीन में प्रतिस्पर्धा, गांधी जी भी कहते हैं पश्चिमी सभ्यता जो है वो प्रतिस्पर्धा पर बल देती है। हमने लिबरलिज्म पढ़ा है, और लिबरलिज्म सबसे ज्यादा बल किस पे देता है? प्रतिस्पर्धा। मार्केट पर छोड़ दो सबको, जहां पर फ्री कंपटीशन होगा और उस कंपटीशन को जीतने में न्याय सब एक है, किसी की कोई महत्व नहीं है। गांधी जी कहते हैं नहीं, सब जगह एथिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है चीन ने अमेरिका को नीचे दिखाने के लिए कोरोना वायरस बना करके छोड़ दिया हो आर्टिफिशियली, कंपटीशन के कारण ही तो आया। इस कंपटीशन को हम ही जन्म दे रहे हैं, हम कैपिटलिज्म को मानना बंद कर दें, उपयोगितावाद को मानना बंद कर दें। ये गांधी जी के संदर्भ में मैं बता रहा हूं, उसको स्पष्ट करना, मेरे अपने कोई विचार नहीं है। ठीक है, तो गांधी जी कहते हैं कि जो पूंजीवाद है वो उपभोक्तावाद को बढ़ाता है, उपयोगितावाद को बढ़ाता है, व्यक्तिवाद को बढ़ाता है, पूंजीवाद को बढ़ाता है, भौतिकवाद को बढ़ाता है, और ये सारे वाद मिलकर के प्रतिस्पर्धा, घनघोर प्रतिस्पर्धा, कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा को जन्म देते हैं, जिसमें व्यक्ति नैतिकता, अनैतिकता, सत्य को एक किनारे रख करके बस उस प्रतिस्पर्धा में भिड़ जाता है। ठीक है, अब ऐसा जब होगा, अंधी दौड़ में हम शामिल होंगे तो उससे विकास होगा कि विनाश आप खुद इसका तय कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा मास प्रोडक्शन, हद से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, पूंजी किसमें? पूंजीवाद में, वेस्टर्न कल्चर में। और जब हद से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उनको हम कहीं ना कहीं बेचेंगे भी तो, और जब बेचेंगे तो हम देशों को गुलाम बनाएंगे, तो इससे साम्राज्यवाद की उत्पत्ति होती है, लोगों को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा रेडिकल नेशनलिज्म, फासीवाद, नाजीवाद के रूप में कई जगह रेडिकल नेशनलिज्म की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो गांधी जी कहते हैं ये पूंजीवाद का ही कारण ही फासीवाद, नाजीवाद आया। इसके अलावा पावर पॉलिटिक्स, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के केंद्र में पावर, और कई एक थिंकर ने कहा है पॉलिटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ पावर। ठीक है, तो पावर ही उनके केंद्र में है, लेकिन गांधी जी इस बात को मानते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एचआर माने ह्यूमन राइट, ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ये ह्यूमन राइट को बहुत ज्यादा बल देता है, गांधी जी ह्यूमन ड्यूटीज को बल देते हैं। ग्रीड, इस पश्चिमी सभ्यता में लालच कूट कूट के भरा हुआ है,
गांधी जी कहते हैं नीड कैन बी फुलफिल्ड बट नॉट द ग्रीड, ग्रीड का कोई अंत नहीं है, ये गंदी दौड़ है जिसमें हम शामिल हो जाएं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके अलावा गांधी जी कहते हैं पश्चिमी सभ्यता है उसमें लॉयर, डॉक्टर और पॉलिटिशियन तीनों ने मिलकर के दुनिया को बर्बाद कर दिया है। लॉयर क्या करता है, दो लोगों को बीच में लड़ाता है, उसी को लड़ाने का पैसा लेता है। डॉक्टर क्या करता है, बीमार बनाता है और बीमार बनाने का पैसा लेता है। पॉलिटिशियन क्या करते हैं, हमें मनुष्य के नाम पर, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, इसी के नाम पर हमको लगातार ठगते रहते हैं। कुल मिलाकर के इन तीनों ने देश को बर्बाद किया है, समाज को बर्बाद किया है, ऐसा गांधी कहते हैं। नॉट सुटेबल टू इंडियन कल्चर, स्वाभाविक बात है दुनिया में, तो क्योंकि उसका जन्म यूरोप में हुआ, भारत एशिया में है, एशिया में भी कई देश है, उनमें से एक देश भारत है, तो हमारे पास, हमारे यहाँ हमारी क्लाइमेट, हमारी सोसाइटी, हमारी संस्कृति, हमारी नेसेसिटी, हमारा एजुकेशन सब कुछ अलग है उनके यहाँ से, तो हमें ये देखना है कि वो हमारे लिए किस हद तक सुटेबल है, किस हद तक नहीं। तो गांधी जी कहते हैं सुटेबल नहीं है। इसके अलावा गांधी जी ने ओवरऑल कह दिया कि पश्चिमी सभ्यता तो सैटेनिक है, शैतानी है, मशीनीकरण है, मशीन के हजारों हाथ हैं शैतान की तरह, जो हजारों लोगों को बेरोजगार कर देता है। ऐसे तमाम जो बुराइयां हैं, जो कि मार्क्स ने भी इस प्रकार की बुराइयां की हैं, तो कुछ पुराने आप सिद्धांत को भी याद रखिएगा, गांधी ने जो बात की है। तो शैतानी ताकत है एक प्रकार से जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ठीक है, गांधी जी का मानना है। ठीक, डेथ ऑफ ह्यूमनिज्म इन द नेम ऑफ ह्यूमन, ये जो पश्चिमी सभ्यता है, व्यक्ति के, इनके केंद्र में कौन है, व्यक्ति, और व्यक्ति का नाम ले लेके, व्यक्ति का नाम ले लेके ही इन्होंने शोषण किया है, व्यक्ति का अनाचार किया है व्यक्ति पर। तो व्यक्ति का नाम लेकर के, मानव का नाम लेके, ये सब कुछ मानव की भलाई में हो रहा है और अल्टीमेटली मानव को ही बर्बाद कर दिया गया है इस सिद्धांत में। औद्योगिकरण लाया गया मानव के लिए, लेकिन आज उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, कोरोना, महामारियां, अकाल, भूखमरी, बारिश का नहीं होना, सूखे का पड़ना, मरुस्थलीकरण, तमाम समस्याओं से आज हम जूझ रहे हैं। ये केवल और केवल इसलिए क्योंकि इन पूंजीवादियों ने हसीन सपने दिखाए कि जो कंप्यूटर का विकास हो रहा है, ये जो मोबाइल आ रहा है, ये जो वाईफाई आ रहा है, ये जो इंटरनेट आ रहा है, जो भी आ रहा है, ये मनुष्य की भलाई के लिए। ठीक है, वायरस का स्टडी जब हुआ तो बोले ये किसके लिए है, मनुष्य की भलाई के लिए। इससे हमें मनुष्य के शारीरिक विज्ञान को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। ठीक, अब आज उसका इतना ज्यादा अध्ययन हो चुका है कि आर्टिफिशियल वायरस बनाए जा सकते हैं, उसको बायोलॉजिकल वेपन के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले वो हमारे ही नाम पर हमें भरमा देते हैं ताकि हमें उनका समर्थन, हम उनको समर्थन देना शुरू कर देते हैं, हम उनको फंडिंग देना शुरू कर देते हैं, हम उनकी चीजों को, प्रोडक्ट्स को बाजार से खरीदना शुरू कर देते हैं, और बाद में कुछ लोग तो वो भी नहीं समझ पाते। गांधी जी जैसे लोग तो बहुत पहले समझ गए थे, बहुत सारे लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम गांधी जी की फिलॉसफीज हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और फिलॉसफी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।